अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कल पार्लियामेंट के पहले इजलास से खिताब किया और ख़िताब करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने सियासी दर्जा हरारत को कम करने की बात की, सियासी इख्तिलाफात से एक कदम पीछे हटकर अवाम के मफादात के लिए मिलकर बैठने की बात की, बाहमी एहतराम की बात की, सियासी मुफाहमत की फ़िज़ा को फ़रोग़ देने की बात की। मगर नाजरीन, जब वो ये सब बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त असम्बली का मंजर क्या था? असम्बली का मंजर ये था कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। अपोजिशन नारेबाजी कर रही थी, गो जरदारी गो के नारे लग रहे थे, धक्कम पेल थी, फिर कुछ अरकान में तो हाथापाई भी होते रह गई। तो मुफाहमत की सियासत तो बहुत दूर की बात है। बैरिस्टर गौहर ने तो बाहर आकर ये तक कह दिया कि सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर आइनी है। तो ऐसे माहौल में मुफाहमत की बात कैसे होगी, इसी पर डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, कैसा अजीब नज़ारा कि वहाँ जरदारी साहब एक तरफ लगे हुए हैं, मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, दोस्ती की बातें कर रहे हैं, मिल बैठने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ मुज़ाहिमत ही मुज़ाहिमत नज़र आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रामीन। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर यही तकरीर सदर आरिफ अलवी ने की होती या ममनून हुसैन साहब ने की होती तो क्या हेडलाइंस में होती आज? क्या इस पे इतनी ज़्यादा बात करती? क्या ज़ेरे बहस में हम लोग जो हैं इसको पहले सेगमेंट पे बात कर रहे होते? मेरा नहीं ख्याल। तो सबसे पहले तो ये बात तय हुई कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का अपना एक मकाम है, उनकी एक सियासत में मकाम है, शख्सियत है। अब ये जो आपने बातें की हैं ना, इसमें से मैंने चूँकि पूरी तकरीर को 2 मरतबा पढ़ा जी और सुना भी, तो मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो मेरे नज़दीक बड़े अहम हैं। मैं एक एक करके उनको आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद अपना तज्जिया देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। सबसे बुनियादी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त मुल्क सियासी बहरान में है। हालांकि सदर बन गए, वो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट बन गई, बहरान में है तो निकालना है ना, पहली बात। ठीक है। दूसरा ये कि इख्तिलाफात लेकर नहीं चल सकते, सबको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। मुझे कुछ सही तरह से समझ नहीं आई कि ये किस किस को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और ये जो एक कदम पीछे हटना है इसका असल में मतलब क्या है? क्या अपने उसूली मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटना है, या अपनी सरकारी पोजीशन से एक कदम हटना है, या फिर कि जेल में किसी ने अपनी कुर्सी इधर से हटा के जेल के बाहर लगानी है? कुछ इसका अभी अंदाजा नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात जिसमें मेरे नज़दीक के एक पैगाम उन्होंने दिया जी, वो पैगाम उनके अपने इत्तेहादियों के लिए भी था और वो पैगाम पाकिस्तान के अवाम के लिए भी था, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी था, वो तमाम, यानी यूँ समझिए कि पाकिस्तान पूरे के लिए था, खास तौर पे, और उसमें अपने उनके बरखुरदार भी शामिल हैं, बिलावल साहब। वो पैगाम क्या है? क्या था? हमारे पास वक्त कम है। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है। जब वो ये कहते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब? यानी हैरानी की बात है कि अभी तो बेल मुंडे चढ़ी, अभी तो आपने इख्तियार संभाला, अभी ये जो है ये पार्लियामेंट वजूद में आई, प्राइम मिनिस्टर साहब बने, कैबिनेट बनी, आप सदर मोहतरम बने। किस चीज़ के लिए वक्त कम है और क्यों वक्त कम है? देखिए, इन्हीं तीनों सवालों के आगे मैं लगाऊंगा कैसे जी। पहली बात उन्होंने की सियासी बहरान से निकलना, भी कैसे निकलना है, ठीक है, हमें बताइए भी तो सही ना कि कैसे निकलेंगे आप। हाँ। दूसरा वो कहते हैं कि सबको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। कैसे हटना पड़ेगा भाई? आप खुद तो हट सकते हैं, दूसरों को आप कैसे हटा सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान को कैसे कहेंगे हटे, जो कि सुनने में आया कि शायद वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। आप इमरान खान को या गौहर को कैसे कहेंगे कि एक कदम पीछे हटें? वो तो काफी आगे आ चुके। तीसरा, हमारे पास वक्त कम है। तो क्या आपको पता लग गया है कि वक्त वाकई कम है और कुछ होने वाला है? देखिए, सदर मोहतरम ने इशारे तो खूब दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे और क्यों और कब तक। अब इसमें से 2 बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं जी। 2 बातें खुल के रामीन सामने आती हैं। पहली बात आती है कि हुकूमत में जो इस वक्त की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें सब अच्छा नहीं है। ये पहली बात खुल के सामने आई। दाल में कुछ काला है, और ये काला जो है, ये हम पिछले प्रोग्राम में भी हम कह चुके हैं कि कुछ हो रहा है, कोई दाल पक रही है, उसमें दाल काली है,
कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है, जिसकी वजह से ये सारे सवालात जो हैं मेरे दिमाग में पैदा हुए, ज़ाहिर है हम सबके दिमाग में पैदा हुए। दूसरी बात, इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं एक दूसरे से खुश नहीं है। अच्छा, ये तज्जिए का दूसरा रुख है, क्योंकि अगर खुश हों तो वो ये इस किस्म की वक्त कम है, हमें कदम पीछे बढ़ाना पड़ेगा वगैरह, दहशतगर्दी की बहरहाल उन्होंने बात की, लेकिन वो तो पैगाम दे रहे थे ना, ऑपोजिशन भी उस वक्त एहतजाज कर रही थी, ऑपोजिशन को पैगाम दे रहे थे। देखें, अपोजिशन को पैगाम देते देते दोस्तों को भी पैगाम दिया जाता है। अच्छा, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जो कंपनी बनी है ये नहीं चलेगी, ये नहीं चल सकती। अब तो वो खुद अपने मुंह से इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि ये वक्त बहुत कम रह गया है, और इस कम वक्त में अगर कंपनी कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा दे, कोई मईशत की बहाली की बात हो, कोई आवाम को रिलीफ की बात हो, कहीं से कोई ठंडी हवा आए, तो शायद ये वक्त बढ़ जाए, वरना बॉटम लाइन वक्त कम रह चुका है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। ठीक है राव खालिद साहब, आपको क्या इशारे मिले सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर से? और ये जो वक्त कम होने की बात कर रहे हैं नजमुल साकिब साहब, तो ये डर है उनका, या फिर क्योंकि प्रेसिडेंसी ऐसा है, कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता, जमहूरियत बड़ी फ्रेजाइल है इस मुल्क में, तो इसलिए उन्होंने इस खदशे के तहत ही बस कह दिया? जमहूरियत की फ्रेजिलिटी अपनी जगह पे, लेकिन मेरा 2002 से लेके अब तक तो जमहूरियत ही है, चाहे जैसी भी है। वो क्वालिटी भी तो थोड़ी देखनी पड़ेगी ना। रिजल्ट कुछ चाहे हुकूमत किसी की भी बन जाए, तो वो सारा अब क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस वाला इदारा हो तो क्वालिटी चेक करना सही बात है। यहाँ तो है ही नहीं। सबकी अपनी इदारों की जिन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस करनी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अपनी क्वालिटी पे इतने सवालिया निशान है। सही बात है, क्वालिटी कौन किसकी क्वालिटी चेक करेगा सारे निज़ाम के। सही बात है। एक तो हाँ जी, एक तो सदर का खिताब जो है ना, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सदर का रोल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पार्लियामानी निज़ाम है हमारा, उसमें सदर का रोल फिगर हेड के तौर पे, स्टेट हेड के तौर पे जी जी, तो वो एक होता है। दूसरा जो बुनियादी मकसद होता है इस खिताब का, वो होता है कि 1 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी होती है वो सारी मिनिस्ट्री सदर को भेजती हैं, सदर साहब उसका जायजा लेते हैं, फिर उस पर अपनी राय कायम करते हैं, फिर तजावीज़ देते हैं। अच्छा। तो खिताब बेसिकली उस चीज़ के ऊपर होता है। तो ये इसको हुकूमत को जुमा 8 दिन हुए हैं, तो उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना या उस पर जो एक फॉर्मल रिकमेंडेशंस या तजावीज़ या चीज़ें होती हैं, वो तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, यकीनन उन्होंने किया जी। और जो ये हंगामा आ रही है, हाँ, ये भी मामूल का काम है। ठीक है, वो तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें हंगामा आराई जो है, ये हम देखते हैं सदर गुलाम इसहाक खान से लेके ये मामला चलता है, और तकरीबन आप कह लें कि जनरल मुशर्रफ हो गया, फिर आसिफ जरदारी साहब को भी अपोजिशन इसी तरह नारेबाजी करती थी उनके खिलाफ, और इसी तरह से जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही कुछ होता रहा। यानी राव खालिद साहब, ऑपोजिशन का मूड भी हम देख चुके ना, इसका मतलब है कल हमें पता चल गया कि ऑपोजिशन इसी मूड के साथ रहेगी अब जनरल मुशर्रफ की तरफ। तो उनके अब फ़र्क आज का और उसका मैं इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ, चूड़ियाँ फेंकने का वाक़या, कि जो जमशेद दस्ती और दूसरे साहब ने जो किया, सीटी बजाई या वॉट एवर, उस पर उनकी जो दाखिला बंद कर दिया गया इस इजलास में। अच्छा। और वो बिल्कुल उस पर आ नहीं सकते, पूरा इजलास नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो ये एक्सट्रीम स्टेप उस वक्त नहीं लिया गया तहमीना दौलताना के वक्त, और चौधरी अमीर हुसैन उस वक्त थे स्पीकर कौमी असम्बली, तो उस वक्त नहीं लिया गया था, अभी इन्होंने लिया है। जहाँ तक सदर साहब की ये बात है कि अपोजिशन और बाकी हुकूमत को वक्त कम है, इकट्ठा होकर चलें, एक कदम पीछे हटें, तो बड़ी अच्छी साहिब तजवीज़ है। ठीक है, जरा ये बता दें कि जब वो अपोजिशन में थे या नॉन अपोजिशन में थी, एक दूसरे के बारे में जो कुछ करते रहे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2008 से लेके 90s की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो जो था सो था। 2008 से लेके 2018 तक जो कुछ करते रहे, और उसके बाद पीटीआई के साथ जो कुछ ये करते रहे अपोजिशन के तौर पे, जो एहतजाज, जो जलसे जुलूस, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई, हर किस्म की वो होती रही, और अभी तक ये आपस में लड़ रहे थे। पीडीएम जब बनी उस वक्त भी ये लड़ रहे थे आपस में, जब पीडीएम बनी, हुकूमत हट गई, ठीक हो गए, जैसे ही पीडीएम खत्म हुई ये फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए। मौलाना फजल रहमान के बारे में आज ही बयान दिया बिलावल साहब ने। जी। तो ये मशवरे देने, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत,
अच्छा बहुत होता है बातें करना, बयान देना, लेकिन अमल क्या करते हैं आप सिंध में गवर्नमेंट में है, आप सिंध में बता दें आपने कौन सी रिकन्सिलिएशन की है जी। मुफाहमत के बादशाह आप समझे जाते हैं या अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, तो हुकूमत लेने के लिए मुफाहमत करना, ये इसको अगर आप समझते हैं कि बादशाही आपने बादशाही कायम करने के लिए मुफाहमत करना, उसके लिए तो आप मुफाहमत के बादशाह हैं, अदरवाइज नहीं है आप। अदरवाइज तो आपने सिंध में जो कुछ किया है अपोजिशन के साथ, अभी आसफा भुट्टो का इलेक्शन हुआ है, उसमें आप देख लें क्या हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में पहुंच गया साहब दरखास्त लेके कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आप खुद कोई अमली तौर पे कुछ तो शो करें, कुछ तो बताएं। आप उठे ना जाए जेल में जाके बात करें उससे, इमरान खान से। अगर आपने मामला को ठीक करना है, आके जाके बात करें उससे, पूछे क्या मसला है उसका लड़ाई इनके साथ है किसी और के साथ है, अगर किसी और के साथ है तो उनको बताएं कि किस तरह मामला ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त थोड़ा है तो आपको जल्द से जल्द ये सारे काम करने चाहिए, बजाय इसके कि आप बैठ के तकरीरें करते रहें, इधर बयान देते रहें। हकीकत बात यह है कि सिंध में गवर्नमेंट लेके वो बड़े सुकून में है। यहाँ पे अब वो ड्रामे करेंगे और गेम चलाएंगे और गवर्नमेंट को तंग करेंगे, ये असल मसला है। अपोजिशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। साकिब, आपका क्या इस पर ओपिनियन है कि जो सदर जरदारी ने कल बातें की हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, उसमें क्या तासुरात मिले, क्या मूड नज़र आया? और एक तरफ तो जरदारी साहब का मूड है, बट दूसरी तरफ अपोजिशन का भी एक मूड हमें कल बहुत ही क्लियर कट नज़र आ गया है। क्या तज्जिया आपका? एक तो आसिफ अली जरदारी जो है वो जहाँ पे सदर हैं वहीं पे पीपल्स पार्टी के भी जो है वो करता धरता हैं, और वो इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त जो है वो कायम है जी। उनकी तो पांचों घी में है, और इस वक्त तमाम ओहदे, आइनी ओहदे या हुकूमतें वो तकसीम कर चुके हैं और वो ले चुके हैं, यहाँ तक कि 2/3 मेजॉरिटी भी उनके पास है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक तो तकरीर जो है कुछ बताने को, तो क्योंकि कल अभी 2 हफ्ते हुए उन्होंने आए हैं बतौर सदर, उन्होंने ओहदा संभाला है, तो उसमें कोई ऐसी कारकर्दगी वाली बात तो थी नहीं। जो बात उन्होंने करनी थी वो सिम्बोलिक की उनकी एक तकरीर होती है, और वो उन्होंने की। लेकिन अमली तौर पर क्या है, अमली तौर पर ये मैं आपको बता दूं, एक तो जो अपोजिशन वाली बात की गई है, 20 अक्टूबर 2020 सदर अलवी सदर थे और जॉइंट सेशन था, वो तकरीर कर रहे थे और इसी तरह सीटियां बज रही थी, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा। और जो स्पीकर अयाज सादिक हैं जिन्होंने 2 जो उनके अरकान थे उनको मुअत्तल किया है, वो उस वक्त अपोजिशन में थे, उनकी लीडरशिप अपोजिशन में थी। अच्छा। और उस वक्त इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत थी। लेकिन उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे, जो उस वक्त हेड कर रहे थे वहां पे इजलास को, उन्होंने किसी की जो रुकनीत है मुअत्तल नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो तहम्मुल जो है वो सब्र का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि आप भी कल अपोजिशन में थे, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आपको नहीं लगता हमें बिल्कुल पता है कि जब इमरान खान ऐसी बात हुई है कल के इजलास में, कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए या हाथापाई तक जैसे बात पहुंच गई थी, तो आपको लगता है कि ये होता रहता है ऐसा पहले भी और अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, और इससे इतना हार्श रिएक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, हार्श जो अपोजिशन के साथ हुआ है ना जी, वो हार्श बनता भी है। हाँ। उनके साथ क्या हुआ है, मतलब सबको पता है जी जी। हर बंदे को पता है कि मैंडेट का क्या हुआ है, सीटें किस तरफ कहां कैसे गई हैं। उनका अगर एहतजाज भी मेरे ख्याल में उनको रोक लिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे, कहां पे ये जो उनके अंदर जो लावा पक रहा है ये कहां पे निकालेंगे। इसलिए जो हुकूमत होती है उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त, फिर आपके पास सारा जो है वो सारी चीज क्रीम तो आपके पास आ गई है। फिर एक और बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त की अपोजिशन ने एहतजाज बहुत ज्यादा किया। उस वक्त बेशक जैसी तैसी भी, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत वो बहुत अच्छी थी और वो आज खुद आए थे, उनको भी सिलेक्टेड जो है वो बिलावल साहब आखिरी दिन तक कहते रहे हैं, और अब जो है वो कौन सिलेक्टेड है वो भी सबको पता है। लेकिन उस वक्त कम से कम उस वक्त की हुकूमत ने बेशक मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये कहा कि चले जी कमीशन हम बनाते हैं, आप आए, या कोई पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, या कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाते हैं जी जिन हलकों पे आपको इतराज है उनको जो है वो खोल लेते हैं, या उस पर कोई मैकेनिज्म बनाते हैं। कोई कमेटी बनी थी जी जी। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि सदर जरदारी जो है ये तो कह रहे हैं कि सियासी बुरानों से निकालने के लिए जो है वो वक्त बहुत कम है, और वो ये भी कह रहे हैं कि सबकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमें मिल बैठ कर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। लेकिन अमली तौर पर
इस इत्तेहादी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, एक सिंगल वर्ड भी अभी तक नहीं बोला कि आप जो है वो इतराज कर रहे हैं मैंडेट चोरी पर, आप एहतजाज कर रहे हैं, आप ये कहते हैं हम सदर को नहीं मानते, हमारे माशी हालात ठीक नहीं है तरफ से। जी बिल्कुल, वो दोनों तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना कि ये पहली दफा हुआ है, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, पहली दफा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज हुई है, वहां पे जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, कल के इजलास में वो भी नहीं थे, मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, वज़ीर आला केपी नहीं थे, अस्करी क़यादत नहीं थी, चीफ जस्टिस नहीं थे, और वहां पे फिर सदर जरदारी जो है 20-25 मिनट उन्होंने खिताब किया। क्या इस बारे में खबरें हैं? लबाब है वो, मैं यही कहूंगा, नहीं ऐसा खबरें तो पता नहीं क्या था, लेकिन एक चीज तय थी। हाँ। ये पता था, कल से पहले ही खबरें आ चुकी थी कि पीटीआई बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी, और वो इमरान खान साहब की जो तस्वीर है सदर जरदारी और जो मेहमान आएंगे उनके सामने वो लहराएंगे। वो एक उनका एहतजाज का मामला, ये परसों रात को ये खबर आ चुकी थी। अच्छा। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि किस वजह से वो नहीं आए, लेकिन एहतजाज उनका ये तय था और ये खबरें आ चुकी थी। आखिरी बात मैं यही करूंगा, सिर्फ आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जो तकारीर हैं वो तो होती रहेंगी, होनी भी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि ये अब सूट करता है। अब उनको कुछ गंवाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उनको थोड़ा सा बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए, बयानात की बजाय कुछ अमली कुछ ऐसे इक़दामात करें ताकि इस अपोजिशन को एंगेज करें और मुल्क ताकि आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलना शुरू करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि तकरीरों से तो कुछ नहीं, बल्कि एक्टिवली कोशिशें करके, एफर्ट्स पुट इन करके एंगेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी मसाइल हल हो पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की मईशत से जुड़ा एक अहम तरीन दौरा हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। फिर सरमायाकारी से मुतालिक कुछ अहम उमूर थे जो कि ज़ेरे गौर आए, कुछ अहम प्रोजेक्ट शुरू होने का इंदिया भी दिया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइन जो कि PIA है और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश भी कर दी है। इसके अलावा ज़राअत, IT सेक्टर, मादनियात के सेक्टर्स में भी सरमायाकारी पर बातचीत हुई है। तो ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान की मईशत के लिए, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, खुशाइंद तो यकीनन है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी जिस तरह की हुई है सारी एक्टिविटी, उससे लगता है कि अब कुछ इसमें अमल दरामद भी होगा। क्योंकि 6 साल से ये चीज़ें चल रही हैं ऑलमोस्ट। MOUs भी साइन हुए, चीज़ें भी हुई सारी। एक ऑयल सिटी बनना था बलूचिस्तान में, इसमें UAE और सऊदी गवर्नमेंट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, रिफाइनरी लगानी थी। वो बावजूद नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। और इस तरह से एग्रीकल्चर में इसी तरह से UAE और सऊदी अरब इंटरेस्टेड थे एग्री लैंड लेके यहाँ पे वो ज़राअत के फ़रोग़ देने के लिए, और अच्छे फार्मिंग जो होती है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग, बड़े बड़े ज़मीन 50-60 हज़ार एकड़ ज़मीन के ऊपर, तो वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी और हमारे लिए भी ऑब्वियसली उसका बहुत होना था। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो पूरा डेलीगेशन था। उसमें एक बड़े अहम शख्सियत कहा जाता है जो Vision 2030 को हेड कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बिहाफ के ऊपर, वो साहब भी आए हुए थे और वो बहुत करीब समझे जाते हैं। और उनके यानी कह लें कि आशीर्वाद से ये सारी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा था। अभी डिप्टी उनके डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, आज आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है, और उनका डेलीगेशन भी खासा बड़ा है, और एक अच्छी उनकी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस टाइप GHQ में भी हुई है। तो वो भी एक उस शोबे में भी और बाकी मामलात में भी एक खुशाइंद पेशरफ्त है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, भले IMF हमें सपोर्ट कर रहा हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही हो, इदारे सपोर्ट कर रहे हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। ये बड़ी अहम बात है। अभी स्प्रिंग मीटिंग हुई है अमेरिका में, जहाँ भी हमारे वज़ीर ख़जाना भी गए हुए हैं। वहाँ पे फिर वही चीज़ें बार बार वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो हमें करना है, और उसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे। जो IMF, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा कि हम जो है उसमें डिक्लाइन किया है हमने उस इंडेक्स में।
तो वो बड़ा सीरियस फिर इशू हो जाता है इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं। और ये स्प्रिंग मीटिंग में जो बुनियादी तौर पे चीज़ें की गई हैं उसमें जो बजट खसारे के हवाले से बात है, IMF की ब्रीफिंग भी थी इसके ऊपर, उसके ऊपर मुआशी डिसिप्लिन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हमारा जो एनर्जी सेक्टर है और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उन पे सारा कंसर्न फिर शो किया गया। अब जो मुआशी डिसिप्लिन में जो बात आती है वो बजट खसारा कम करना, अपना रेवेन्यू बढ़ाना। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं और ओवरऑल जो हमारा पीछे कुछ अरसे में खासतौर पे केयर टेकर के दौर में जो कुछ हुआ है 2023 में हम डिक्लाइन पे गए, लेकिन केयर टेकर के दौर में हमने जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया उसको यकीनन अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब उसकी कंटिन्यूटी में आपने जो रेवेन्यू जनरेशन करनी है उसके लिए आपने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया ताजरों को लूप में लाने का। लेकिन हुआ क्या है, 25 लाख ताजर है, अब तक की जो इतलात है गलत हो सकती है, जो मेरी इतलात है वो अभी तक 59 तकरीबन रजिस्टर हुए हैं उसमें से। अच्छा। बाकी वो कोई उस पर बात आगे बढ़ नहीं रही। तो इस तरह की इसमें पॉलिटिकल विल की फिर ज़रूरत है। जब अब पॉलिटिकल विल नहीं होगी, और पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगी? पॉलिटिकल विल आएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। अब अभी जरदारी साहब का हमने जिक्र किया जो कहते हैं वक्त थोड़ा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर 16-18 महीने की जो हुकूमत थी उसकी जो रिपरकशंस हुए उस परफॉर्मेंस के, अगर वो कंटिन्यू रहती है कुछ और 2-4-6 महीने, तो फिर जरदारी साहब को पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, सिंध भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए उनका क्वेश्चन करना और हमें खुद इसके लिए अलर्ट है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर है, किसी हुकूमत के लिए नहीं, ओवरऑल मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, मुल्क के इदारों के लिए ये बेहतर है कि अगर हम ये काम करें। और एक कारोबारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत एम्फेसिस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि हमें ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तो ये हम सारा कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट यकीनन आएगी, इन्वेस्ट होगा भी सही, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कोई उन्होंने डॉलरों की बारिश तो नहीं करनी है, जमा तो नहीं कराने, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, मामला ठीक नहीं है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और टेररिज्म के खिलाफ हम जो जंग लड़ रहे हैं तो उसमें अगर कुछ हम कहीं लैग करते हैं इस वजह से, अगर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी लोगों को मौका मिलता है शरारत करने का। तो वो ये सब तक हमें क्या करना है, मैं इस पर बात जोर दूँ, हमें जो करना है हम वो करें और आगे बढ़ के करें। लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद बढ़ेगा तो हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा बुला के कि जी इन्वेस्ट करें, लोग फिर खुद आएंगे। पोटेंशियल बहुत है इस मुल्क में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, क्यों नहीं आएंगे लोग? और इतना बड़ा यानी आपके पास स्किल्ड यूथ बल जो है, स्किल्ड लेबर है, खासतौर पे टेक्सटाइल सेक्टर में आपके है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इन सारी चीज़ों। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है क्या यूनिकनेस है इन तमाम प्लान्स की जो कि अभी तय हुए हैं सऊदी अरब के साथ? कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? और इस पर भी आप रोशनी डालें कि जो बात है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल की बात की। शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस दौरे के दौरान भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सागदार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये बात की माहौल साजगार कैसे बनाया जाएगा इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी जब हम देख रहे हैं, जब जिससे CPEC भी थोड़ा बहुत मुतासर होता हुआ नजर आया हमें पिछले दिनों। देखिए रमीन, सबसे पहले तो IMF की एक ख़बर आई है उस तरफ से, और वो मेरे लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको मईशत की बहाली बड़ी अजीज़ है, जिनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा अजीज़ है, जिनको इस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बड़े अजीज़ हैं, और जिनको SIFC और वो $100 बिलियन और वो आर्मी चीफ की वो जो बातें हैं वो सारी अजीज़ हैं। वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की कुछ मीटिंग्स के हवाले से जो रिपोर्ट आती है उसके फुट नोट पे एक बात लिखी हुई आई है जो कि आज ही रिपोर्ट हुई है। अच्छा। उसमें ये है कि जी जो मीना है ना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जी MENA, उसमें 6 ममालिक का जिक्र किया गया है कि ये वॉर टोन कंट्रीज हैं, यानी जंग की जद में आए हुए, जंग से मुतासरा ममालिक हैं, और उनमें शामिल है जनाब इराक है, सीरिया है, सोमालिया है, सूडान है, यमन है, और मेरा और आपका पाकिस्तान है। अच्छा, अब अगर वॉर टोन कंट्रीज में हम आ गए हैं, और ख़ास तौर पे IMF और वर्ल्ड बैंक के जो मुहद्दब अदसे के अंडर हमें पता लग रहा है, तो उससे ये है कि जो तासुर फैलता है बाहर की दुनिया में, देखिए अगर कोई $2 बिलियन 10 अरब डॉलर लेके आएगा तो उसको अगर ये पता लगता है कि भाई इधर तो हालात इस तरह के मखदूश हैं, तो उससे कुछ जो है ना वो खदशात पैदा होते हैं। जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये खबर सही तरह से रियाद में, सऊदी अरेबिया में, दमाम में ना पहुँचे तो अच्छा है, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस खबर को
फैलाने का, जो कि फैलाई जा रही है किसी खास वजह से। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेगा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में जो पैसे रखे हुए हैं, जिसके रोल ओवर करने के लिए हम बार बार उनसे कहते हैं, यूएई भी है, चाइना भी है, तो उनको देने के लिए हमारे पास क्या है? ये बड़ा जरूरी सवाल है। जब हम लोग देखते हैं ना बहैसियत कौम के सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कि जी वो हमारा दोस्त है, वो हमें कुछ देगा। बाबा, ये दुनिया जो है ये ले और दे वाली दुनिया है। कुछ लेके आपको कुछ देना पड़ता है, मफाद के बगैर तो कोई देना कुछ नहीं हो करेगा। तो कुछ लेना पड़ता है। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। उसमें आप ये नहीं देखते कि सऊदी अरेबिया है, वहां पे मक्का मुअज्जमा है, मदीना मुनव्वरा है, और वो हमारे इतने करीबी दोस्त हैं कि हम जो मर्जी कर लें हर दफा, और फिर हम जाते भी उनसे सिर्फ पैसे के लिए हैं। एक एंगल है जो कि पाकिस्तान के पास है, जिसकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान के पास है। और जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुई है और ये बादशाहतें जो है मिडल ईस्ट की हिली हैं, तो सिक्योरिटी के खतराश पैदा हुए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑफर की हुई है कि हम यानी सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं हर किस्म की। एक तो ये हो गई बात कि आप उनका ये काम कर सकते हैं, अगर आप ये काम करेंगे, उनको कबूल हो, तो फिर ये लेन देन चलेगा। दूसरी बात आपकी आती है इन्वेस्टमेंट की। देखिए, वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उनका बड़ा करीबी मुल्क है या मुसलमान मुल्क है, वो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे कि उनका बिजनेस चलेगा, उनको कोई प्रॉफिट होगा, उनका कोई हिसाब किताब जो है वो पैसा आने का, यानी सऊदी अरेबिया में पैसा आने का बंदोबस्त होगा। वरना कौन, यानी आजकल की दुनिया में वो दोस्तियां नहीं है जो मेरी और राव साहब की दोस्ती है कि जी आप अगर ऐसा होता दो चार करें, मैं एक भी ना करूं तो चलेगी। ये देखिए ना, उसमें आजकल की जो फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं, और खासतौर पे पिछले 10 बरस में जो हमने चेंजेस देखे हैं यूएई में, जीसीसी कंट्रीज में, और उन जीसीसी कंट्रीज में भी खास तौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज हमारे सामने आई है, उसमें बिल्कुल सीधा सीधा बिजनेस लाइक सिचुएशन है, उसमें कोई जज्बात नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं, ये डिफेंस डेलीगेशन है, अब उम्मीद है कि एमबीएस आएंगे तो बाकी काम तो आप करेंगे। खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब, उनको गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइव करके ना आइएगा, क्योंकि आजकल वैसे भी बारिशें हो रही हैं, और वो जो एक यानी चल पड़ा है ना, हॉस्पिटैलिटी दिखाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जज्बात को एक तरफ रखिए और संजीदा तौर पे देखिए कि अगर आपने वाकई माशी हालात जो हैं वो बेहतर करने हैं, तो उसमें ड्राइवर बनने की कोई इतनी ज़रूरत शायद मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, बड़ी आपने दिलचस्प बात की है। साकिब, ये जो अभी ज़ाहिर है कुछ बातचीत हुई है सऊदी अरब के साथ, बड़ा अहम दौरा था ये, इसको किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान में? फिर कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें इन्वेस्टमेंट लाने की बातचीत? और वही बात कि सऊदी अरब क्यों चाहता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे वो यहाँ पे आए, सऊदी वफ़द जो था उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आखिर में, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की। उससे ये कह सकते हैं आप कि इस दौरे के जो असरात हैं वो मुस्बत आप उनको कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई है, जो SIFC जो बनाई गई थी, मेरा ख्याल है उसका मकसद किसी हद तक जो है वो पूरा हुआ है। कि उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई है उससे कम से कम इतना लगा है कि अब जो है वो पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसमें कुछ तब्दीली आई है। अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि वो भी इसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर जो है वो ले रहे हैं कि कम से कम इन्होंने एक प्रॉपर जो है वो वर्क किया हुआ था, होमवर्क मौजूद था, और उस होमवर्क के पीछे भी फिर आप यही कहेंगे कि एक वही कंटिन्यूटी आ रही है वो SIFC की, क्योंकि एक हुकूमत गई, निगरान हुकूमत आई, फिर नई गवर्नमेंट आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अब नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने एक नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। सऊदी अरब के साथ जब जो शहबाज शरीफ जब PTM की हुकूमत बनी थी 1.5 साल के लिए, तो उससे पहले भी सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें उतार चढ़ाव था। उन्होंने कोशिश की उस वक़्त, और वो कोशिश काफ़ी मेरा ख्याल है पॉजिटिव थी, और फिर SIFC बनी। और SIFC का मकसद ये है कि जो बैरून
बैरूनी सरमायाकार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, और उसमें जो सऊदी अरब है उनके लिए ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। और इस हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है फिर मैं ये कहूँगा कि ये पॉजिटिव यही है कि एक दौरा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म के एक आला सतही वफद का, वहाँ जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ और उनकी हुकूमत के साथ उनकी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद यहाँ पे वफद आया है, सऊदी वफद। लेकिन इसको ये कहना कि जो है वो उन्होंने कोई फैसला कर लिया है कि इस शोबे में वो सरमायाकारी करेंगे और कितनी करेंगे ये अभी तय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा एक प्लान जो है वो इस दौरे में आए थे, उनके सामने रखा गया है और उसके बाद वो वापस गए हैं, अपनी हुकूमत से बात करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये एक तसलसल है उस तरफ जाने का जो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी है। लेकिन साकिब ये बताएं कि सब में एक विलन सामने आता है और वो है शेर अफजल मरवत साहब। क्यों सबोटाज करना चाह रहे हैं वो इन सऊदी पाक रिलेशनशिप को? ऑल्दो उन्होंने ये कह दिया कि जी ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, पार्टी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, पार्टी ने उनकी स्टेटमेंट को तो डिसोन किया मगर उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की नहीं उन्होंने। तो ये क्या बातें चली हैं वहां पर? बिल्कुल, जो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं उसको इस तनाजुर में भी आप देखें ना कि शेर अफजल मरवत जो है वो अप्रैल 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ जब अदम एतमाद आया, वो तो पीटीआई में कहीं थे ही नहीं, कोई मेल पे जगह नहीं नजर आ रहे थे। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि वो पीटीआई में शामिल हो चुके थे या नहीं शामिल हुए थे। और वो बहुत रीसेंट फिनोमेना है, वकला का शामिल होना तो बहुत रीसेंट फिनोमेना है। जब 9 मई के जब 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि 1 साल 1 माह हो चुका था। और उसके बाद के वाकयात के बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, तो वो कैसे कमेंट कर सकते थे? मेरे लिए तो हैरान कुन है। और ये भी हैरान कुन है कि पीटीआई ने डिसोन तो किया, लेकिन उस हवाले से कोई शोकाज नहीं किया, कोई जो है एक्शन नहीं लिया। लेकिन जो पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तनाजुर में मैं आपको बात करूंगा कि जहां पे हुकूमत उसको बड़ी गहरी नजर से देखती है, वहां पीटीआई या पीटीआई की लीडरशिप को इसका कम से कम उन्होंने शोकाज नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल बात की अडयाला जेल में, वो बहुत आम है। उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया है सऊदी अरब को कि 2021 में जो पाकिस्तान में जो उन्होंने रखवाए $3 अरब और अभी तक मौजूद है हमारे, तो उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया। फिर उन्होंने OIC जो हुई उस हवाले से सऊदी अरब के किरदार पे बात की और अपने जो ताल्लुकात थे उस पे उन्होंने बात की। अगर वो शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज नोटिस नहीं जारी करे, इसका मतलब है कि फिर तो गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी खेली जा रही है, नहीं तो फिर कोई कार्रवाई की जाती है अगर इतना ही वो नुकसान पहुंचा रहे थे कॉज को खान साहब के। नहीं, उन्होंने बिल्कुल उनके खिलाफ शोका अगर पीटीआई ये समझती है जिस तरह का उन्होंने स्टैंस लिया, जिस तरह तरदीद की, बड़ी वजाहत जारी की, तो फिर तो उनको चाहिए था कि वो बड़ा क्लियर कट उनको फिर शेर अफजल मरवत साहब से जब 3 दफा उसके बाद पूछा गया है मुख्तलिफ मौके पे, उन्होंने कहा है मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बल्कि उन्होंने फिर उसमें एक चीज ऐड की कि वो तो जी भारत के साथ वो कर रहे हैं सरमायाकारी और भारत के साथ सारे मामलात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका स्टांस आज भी मौजूद है और पीटीआई ने सिर्फ डिसोन किया है, उनके खिलाफ कोई ऐसा जो है वो एक्शन नहीं किया। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ बैसाखी मेले की तक़रीबात के मौके पर गुफ्तगू की और उन्होंने भारत से ताल्लुकात के हवाले से कुछ अहम बातें की। मरीम नवाज़ ने कहा कि नवाज़ शरीफ कहते हैं कि हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, अपने दिलों के दरवाजे खोलो। अब एक तरफ पाकिस्तान का भारत से ताल्लुकात पर यह मौक़िफ़ है, तो दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है? भारत में इलेक्शंस का आगाज़ हो चुका है और वहाँ सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स भड़का कर वोट लिए जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शहरियों के कत्ल में भी भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले थे। तो ये ताल्लुकात कैसे ब्रिज हो पाएंगे जब एक फरीक ढिटाई का मुजाहिरा कर रहा हो? नजमुस साकिब साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा
जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वैसाखी में इसमें जो 2-3 बातें की हैं। रमीन, होता ये है कि जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं ना, कोई मौका हो ईद का, वैसाखी का, कोई दिवाली वगैरह है, जी जी, तो बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूँ होता है कि आप अपने जज्बात में आके कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो बाद में कोट की जाती है, और शायद आपका मकसद वो नहीं होता जो कि बात यानी दूसरों तक पहुंचती है। मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि पंजाब की बेटी या पंजाब दी धी जड़ी है वो सब की पग का शिमला ऊंचा रखेगी, तो इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनका शिमला ऊंचा करेंगे? अगर तो पाकिस्तान का शिमला ऊंचा करेंगे तो उसके साथ हिंदुस्तान का भी शिमला ऊंचा करेंगे। ठीक है। और अगर आप सिखों का शिमला ऊंचा करने की बात कर रही हैं तो क्या उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है? सबका शिमला का क्या मतलब हुआ? तो ये यदि एहतियात करनी चाहिए जब आप बात करते हैं। फिर वो कहते हैं, फिर यानी मोहतरमा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमसाये से लड़ाई नहीं करनी। अब ये हमसाया कौन है? देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान भी हमारा हमसाया है, एक तरफ हिंदुस्तान भी हमारा हमसाया है, इस तरफ तो ईरान से भी मिसाइल एक्सचेंज हो चुके हैं, तो किससे लड़ाई नहीं करनी? तो आपको बड़ा एक्सप्लिसिट होना पड़ता है, साफ साफ बताना पड़ता है, और उसके पीछे कोई वजह होती है तो आपको इस तरह का बयान देते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो हैं वो बड़ी एक अहम पोस्ट है और उसको समझा जा सकता है जबकि नवाज शरीफ साहब का नाम हो, जबकि चचा हुजूर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हों। देखिए, अगर आपने सिखों को खुश करना है ना, करतारपुर राहदारी की बात करके कि हमने एक सिख को MPA बनाया, करतारपुर राहदारी जो है वो शुरू की, तो आप ये भूल जाते हैं कि ये वाला अमल जो है हिंदुस्तान को पसंद नहीं था। जी जी, हिंदुस्तान को पसंद नहीं है और हिंदुस्तान को कभी भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए कि वो खालिस्तान का मामला और सिखों का मामला। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको एक बीमारी ऐसी हुई है जिसमें आपको यानी शुगर भी है और जॉन्डिस भी है। जॉन्डिस में आपने चीनी खानी है और शुगर में आपको जाहिर है कि चीनी नहीं खानी। तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या लिया जा सकता है। ये जो आपने एक बात की है ना कि वो ढिठाई वाली बात के उधर से आप किस तरह से हमसाये के साथ दिलों को खोलने वाली बात कर सकते हैं, वो तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। अभी यानी इसहाक डार साहब ने ट्रेड शुरू करने की बात की है। भाई आप खुल के ऐसा करें, प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप जरा देखें कि इस किस्म के मामलात जो हैं वो फेडरल मामलात होते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान के साथ बात करनी है तो आप काइंडली टीवी स्क्रीन पे आइए और पाकिस्तान के मौजूदा और आने वाले ताल्लुकात, ख़ास तौर पे सिफारती ताल्लुकात जो हिंदुस्तान के साथ कैसे आपने रखने हैं, आपका क्या आइडिया है, उसके बारे में हमें ज़रा खुल के बताएं ताकि प्रोविंसेस को भी पता लग जाए कि भाई ये लाइन ऑफ यानी हमारी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए, एक तरफ वो है हिंदुस्तान, जयशंकर साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो आपसे अगस्त 2019 के बाद से आज तक बात करने के रवादार नहीं है और आप दिलों को खोलने की बात कर रही हैं। तो दिल तो आप खोल सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने दिल खोल के क्या करेंगे? ट्रेड तो दूर की बात है। याद रहे कि मैं उन लोगों में से हूं, उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने ट्रेड को शुरू करने के बारे में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। अच्छा। ट्रेड बहुत जरूरी है, ट्रेड जो है वो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई शक नहीं। आप अकेले बात करेंगे, उधर से वो शुरू करते नहीं है। तो सबसे पहले दिलों के दरवाजे नहीं खोलने, आपने पहले बातचीत के दरवाजे खोलने हैं। पहले बातचीत के दरवाजे खोलिए। दिलों के जो हिसाब किताब हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूं, वो तो एक लंबा मामला है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान टू बिगिन विद हाई कमिश्नर्स तो आप ये नहीं भेजे ना, अपना हाई कमिश्नर भेजिए, उनका हाई कमिश्नर इधर बुलाएं, कोई बातचीत शुरू हो, उसके बाद कहीं जाके ट्रेड की बात करें, उसके बाद जाके बात करें कि चलिए जी आइए दिलों को भी खोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट से भी क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में ये शामिल है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करें, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी मर्जी रजामंदी जाहिर कर दें, जितना मर्जी स्टेप्स ले लें, अगर भारत ही तैयार नहीं है और उसकी जानिब से जिस किस्म की एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्टिक रवैया दिखाया जाता है, तो फिर तो हमें मज़ीद रिएक्ट ही करना पड़ेगा। हम तो नहीं ना पैसिव रह सकते। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और मैं हिस्ट्री पूरी अयूब खान से लेके
आप शुरू हो जाएं। उन्होंने जिस तरह से कोशिश की ताल्लुकात बेहतर करने की, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ले लें, जब जंगी कैदियों का मसला, तो उसमें ना सिर्फ जंगी कैदियों का मसला हल किया बल्कि इंडस ट्रीटी अयूब खान ने की, भारत के साथ मुज़ाकरात करके मामला तय हुए, भुट्टो साहब जंगी कैदी वापस लेके और बाकी मामला उनके साथ जो कब्ज़ा हो गया था मगरबी पाकिस्तान ने किया था उनकी ज़मीन पे, वो वापस हुई। इस तरह से फिर उसके बाद हम आगे आते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, राजीव गांधी को पाकिस्तान की दावत दी, वो पाकिस्तान आई, फिर नवाज शरीफ ने वाजपेयी को दावत दी, वो पाकिस्तान आए, ठीक है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर आ जाता है, आगरा समिट होती है जिसमें हम तकरीबन वो बन चुका होता है, जो मायदा जिस पे साइन होने हैं वो पूरा तहरीर हो चुका होता है, उसकी वेटिंग हो चुकी होती है, और जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि मैं ज़रा अजमेर शरीफ सलाम कर लूँ फिर आगे साइन करते हैं। वो उसी 2-4 घंटे में वो आगे पीछे हो जाता है और उसके बाद वो सारा सबुटाज हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये सिंसियरिटी है। इमरान खान ने भी आते ही दावत दी थी 5 अगस्त 2019 को, आपने जो कश्मीर में किया, उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? उसके बाद अभी ये टाइमिंग है, ये इलेक्शन का टाइम है वहाँ पे, और वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट से खेलते हैं वहाँ पे और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट से। मोदी साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन इस पे लड़ना, ये तो ऐसी सूरत है ही नहीं जिसमें ये किया जाए। ये मरियम का जो बयान है ये मामूल का बयान है। अगर आपको याद हो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा बयान दिया था इसी किस्म का कि हम तो एक है, हमारा ओढ़ना बिछोना जागना सोना सकाफत खाना पीना बिल्कुल एक जैसा है, तो हमें तो फ़र्क ही कोई नहीं है सारा वो। तो ये उसी तरह का बयान है। लेकिन मैं नजमुल साहब के साथ इस बात से एग्री हूँ कि मौका महल और सूरत हाल देख के बयान देना चाहिए। इसलिए ऐसे बयानों के अच्छे बयान हैं, आपके यहाँ मेहमान आए हैं उनको आप हौसला दें, उनको दावत दें, आपका रिलीजियस टूरिज्म भी उससे बढ़ता है। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ पे कब कौन सा बयान किस वक्त आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, ये जरूर ज़हन में रखना चाहिए। ना सिर्फ ये साकिब के ये बयानात हमारे पड़ोसी ममालिक इस्तेमाल कर लेते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारी अपनी अपोजिशन जमातें होती हैं वो इस पर सियासत खेलना शुरू हो जाती हैं। तो साकिब ये बताएं कि दिलों के दरवाजे पर कैसे खुलेंगे, क्या ओपिनियन है आपका? एक तो वही बात कि एक रूटीन का बयान है, कोई पॉलिसी, कोई आप ये कहें कि इससे कोई पाकिस्तान की पॉलिसी का तासुर मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास तौर पर मेरा ये ख्याल है कि अब आज से वहाँ पे मरहलावार इलेक्शंस का आगाज़ हुआ है और वो तकरीबन 2-3 माह वहाँ पे चलेंगे, मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शंस होने हैं। इस मौके पर तो बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, किस तरह उनका होगा मामला, फिर खास तौर पर वहाँ पर तो इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सही बात है। जब जैसे ये हुकूमत बनी, इसहाक डार साहब ने लंदन में बात की और उस पर फौरन उन्होंने रिएक्शन दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनको तो वो जो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ इलेक्शन में, एक मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ फिर वो जो 20 लोगों का मामला आया, गार्जियन की स्टोरी आई, उस पर भी उन्होंने खुल के बात की। हालांकि वो उनके भी अगेंस्ट जा रही थी कि आप दूसरे मुल्क में ऐसी कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं और वहाँ पे कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने किया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट है वो हर सूरत में इलेक्शन विन करना चाह रही है। इसलिए इस मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई दानिशमंदी है कि पाकिस्तान की नॉर्मल रूटीन में भी कोई बयान दिया जाए। 2019 अगस्त 2019 से लेकर ऑनवर्ड आप देख लें, कहीं पे भी कभी भी कोई मैच्योर लेवल पे कोई टॉक्स वाला सिलसिला हुआ ही नहीं है इंडिया के साथ। अब इंडियन गवर्नमेंट आएगी, इधर भी नई हुकूमत है, वो आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, उनके साथ अगर आप ये चाहते हैं वो भी एक मैच्योर लेवल पे जाकर जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसने आपकी जो खारजा पॉलिसी बनानी होती है वो ऐसा बयान दे, और वो बयान भी ऐसा ना हो कि लगे कि हम कोई वन साइडेड चीज चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया पे अगर आप रखेंगे तो इंडिया हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है। जिस तरह उन्होंने जो उनके जो वजीर खारजा थे उन्होंने इसहाक डार के बयान पे जो रिएक्शन दिया था, उस रिएक्शन में वो हमें नीचा दिखाना चाह रहे थे कि आप कौन है जी, आपसे तो बात ही नहीं हो सकती और आप इस तरह करते हैं। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि नई गवर्नमेंट आने दें, फिर आप दें, उसमें भी आप अपना लेवल क्लियर रखें। क्योंकि आप माजी में जितने भी इवेंट्स हुए आप देखते जाए ना, पाकिस्तान जो है इस वक्त
एटमी पावर है, इसलिए इंडिया डायरेक्टली कोई इस किस्म की नहीं करता। वो करना तो इंडिया हो सकता है हमारे ऊपर होता। जिस वक्त 1998 में हमें याद है कि जब जो एटमी धमाके इंडिया ने भी किए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने किए, तो इस दौरान का जो वक्त था वहां से बड़ी मतलब इस किस्म की धमकियां भी आ रही थी और इस किस्म का लहजा जो है वो रौनक थी उस लहजे में। तो ये जो बराबरी है, ये एक तो वो एटमी पावर होना है और आगे भी हमें बराबरी की सतह पर चलना चाहिए। फिर आखिरी बात वही है कि हमें अपने आप को इक्तिसादी लिहाज से मजबूत करना होगा ताकि हम उस लेवल पे भी इंडिया को जो है वो उसके साथ जो है वो बात अगर करनी भी हो तो हमारी अपनी मैशत तो ठीक हो ना, अपने मामला ठीक हो, चीजें इंटरनली हमारी ठीक होनी चाहिए। जी राव खालिद साहब, ये बात से आप अग्री करते हैं कि इकोनॉमिक बराबरी बड़ी ज़रूरी है? हम बेशक जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे दें, बेशक जितने मर्जी दरवाजे और दिल खोल दें, मगर बात तो उसी वक्त बनेगी जब हम इकोनॉमिक तौर पर भी हेड टू हेड खड़े होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम थे तो उस वक्त इंडिया की जरूरत नहीं होती थी इस किस्म के बयान देने की जिस किस्म के अब वो बयान दे रहा है, जिस किस्म की बातें अब वो कर रहा है। यकीनन हमारी वो एक कमज़ोरी भी है। एक तो हम फ़र्क जो बुनियादी तौर पे इकनॉमिक डिफरेंस आया है वो इंडिया ने तरक्की की है मुआशी तौर पे, अपने इंटरनली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया अपनी मईशत को, और इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है एज स्टेट। और हमारे यहाँ हम रिवर्स की तरफ गए हैं तो वो गैप बहुत बड़ा हुआ है। तो उस वजह से यकीनन उनको ये मौका मिलता है कि हमें वो ताने दें, हमें हमारे साथ हमारे कोई अच्छा गुडविल जेस्चर उसका मजाक उड़ाए। और आप ये देख ले कि जब से वो थोड़े तगड़े हुए हैं उस वक्त से वो आपके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी आपकी चलती रहती थी हर हालात में। जी। अब वो भी नहीं हो रही बैक चैनल डिप्लोमेसी। इसमें साकिब साहब मेरी तस्दीक करेंगे, मेरा ख्याल है वो भी बड़े 3-4 साल से वो भी बैक चैनल पे भी आपका कोई राब्ता उस तरह से नहीं है, वरना आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे ये बातें चल रही होती थी। तो एरोगेंस जो है ना वो इंडिया के पार्ट पे बहुत ज्यादा हो गई और मोदी के आने के बाद तो बहुत ही बढ़ गई है। और वो खेलते ही पाकिस्तान के ऊपर है। अब सारा उनका इलेक्शन की कैंपेन है, इसी पे सारा उन्होंने करना है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाजरीन के लिए? जी रामीन, शुक्रिया। देखिए, एक नया गैलप पोल आया है, उसके मुताबिक 93% पाकिस्तानी रिश्वत के खिलाफ हैं कि मुआशरे में बिगाड़ की ये सबसे बड़ी वजह है रिश्वत। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्राशियो वल मुर्तशियो किलामुहा फिन्नार, यानी रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला किलामुहा दोनों जहन्नुमी हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि हमारी तनकीद का हदफ जो बनता है वो रिश्वत लेने वाला ही क्यों बनता है, रिश्वत देने वाला क्यों नहीं बनता? क्योंकि दोनों जहन्नमी हैं। सही, बड़ा अहम सवाल है। अब आते हैं आज के गैर ज़रूरी सवाल की तरफ। जी। इतनी तैयारियां होती हैं रामीन, सिक्योरिटी इंतजामात, ये वो, टीम कौन सी बनेगी, कौन सी प्लेइंग 11 होगी। होता यह है कि कल मैच जो है वो नहीं हो सकता इसलिए कि बारिश हो जाती है, 2 गेंद सिर्फ फेंके जाते हैं और बदकिस्मत शाहीन यानी शाह अफरीदी कि वो दूसरी गेंद पे बोल्ड करता है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अगर आपको पता है कि इस दिन बारिश होनी है तो मैच रखते क्यों हैं आप? ठीक है, अभी आजकल सूरत हाल ये है कि आप 1 साल 2 साल बाद का भी कर सकते हैं। तो क्या महकमा मौसमियात से आप रुजू नहीं कर सकते कि आप, और कल का भी जो मैच है उसके बारे में भी है कि शायद बारिश की नजर हो जाए। देखिए, इसमें आपने करना है और मुझे समझ नहीं आती कि आप महकमा मौसमियात से क्यों नहीं पूछ लेते। ये आपका सवाल आ गया नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।